जय हिंद। ज्योग्राफी की सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए आज मैं आपको 8th क्लास की ज्योग्राफी, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, इसका आज मैं आपको तीसरा लेसन करवाऊंगा। 2 लेसन हम पहले ही कवर कर चुके हैं। थर्ड लेसन है खनिज और शक्ति संसाधन। ठीक है, इस लेसन के जो भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको देखेंगे। चलिए देखते हैं इस लेसन के पीछे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये आज का लेसन है, लेसन नंबर 3, खनिज और शक्ति संसाधन। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? थर्ड क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? नंबर 1 है ग्रामीण क्षेत्रों में, नंबर 2 तटीय क्षेत्र और शुष्क प्रदेशों में। इनमें ये बताना है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर ऊर्जा के किन संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, तटीय क्षेत्रों में और शुष्क प्रदेशों में। ठीक है, कि वहाँ पर हम ऊर्जा के क्या स्रोत अपनाए जा सकते हैं ऊर्जा के। फिफ्थ क्वेश्चन है कि 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। बाकी कुछ MCQ क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे कि प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। देखिए, ऐसे खनिज बताने हैं जो डेली हमारे जीवन में यूज़ होते हैं। पहला तो है नमक, दूसरा लोहा है, तीसरा एल्यूमिनियम है और एक ग्रेफाइट है। तो इनमें से हम लिख सकते हैं, जैसे नमक है, नमक को हम डेली यूज़ करते हैं खाने में। लोहे का यूज़ होता है हर रोज़ हथियार बनाने में, और लोहे से जो भी चीज़ें बनती हैं, अलमीराज, ठीक है, लोहे के जो भी हमारे पास संसाधन हैं, गाड़ियाँ वगैरह हैं, ठीक है, वो लोहे से बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट जैसे आप इस पेंसिल को देख रहे हो, ये जो मूंगा है ये ग्रेफाइट का बना होता है। तो इनका यूज़ डेली हमारे जीवन में होता रहता है। तो ये आप इनमें से 3-4 जो भी पूछें वो लिख सकते हो। ठीक है, इसमें अगर लेसन में ढूंढने लग जाओगे तो इसमें आपको टाइम लगेगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन है कि अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर मैं आपको बुक में बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, पेज नंबर 25 पर देखेंगे इसका आंसर कि अयस्क क्या है। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। ठीक है, वे शैलें, अब जितने भी खनिज हैं हमारी धरती के अंदर, वो कहीं ना कहीं चट्टानों के बीच में और परतों में पाए जाते हैं। ठीक है, और जब उन खनिजों को धरती से बाहर निकाला जाता है उस प्रक्रिया को खनन कहते हैं। ठीक है, और वे शैलें जहाँ पे खनिज पाए जाते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक बनता है। उससे आगे क्वेश्चन पूछा है कि धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः
कहाँ पाए जाते हैं? धात्विक खनिजों के अयस्क। इसका आंसर यहाँ पर देखिए आप, पेज नंबर 26 पर, पेज नंबर 26, खनिजों का वितरण जहाँ पे लिखा हुआ है, यह इस क्वेश्चन का आगे का आंसर है सेकंड वाले का, कि खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, और जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक भी इसको लिख सकते हो या फिर यहाँ तक भी लिख सकते हो कि खनिज जो है विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, जैसे आग्नेय शैल, कायांतरित शैल और अवसादी शैल। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न दो प्रदेशों के नाम बताइए। प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न दो प्रदेशों के नाम। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ये है, पेज नंबर 32 पर आ जाएंगे, पेज नंबर 32। यहाँ पर लिखा हुआ है प्राकृतिक गैस। देखो, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और जब निर्मुक्त होती है तब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू एवं वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक हैं। ये तो हैं जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड, ये अग्रणी देश हैं प्राकृतिक गैस के। और अगर भारत की बात करें तो भारत में राजस्थान में जो जैसलमेर ज़िला है यहाँ पर, और दक्षिण भारत में गंगा, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, और पूर्व में आ जाएंगे त्रिपुरा, और पश्चिम में मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के संसाधन हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये कुछ नाम पूछे थे, तो हम ये भारत के तो ये बता सकते हैं कि भारत में राजस्थान का जैसलमेर ज़िला है, बाकी कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जो कृष्णा गोदावरी वाला एरिया क्षेत्र है दक्षिण भारत में, इधर पूर्व में चले जाओगे तो त्रिपुरा है, और पश्चिम में अपने मुंबई के कुछ एरियाज़ अब तटीय क्षेत्र आ जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे। देखिए, 3 पॉइंट बताए हैं, ग्रामीण, तटीय क्षेत्र और शुष्क प्रदेश। इन तीनों के बारे में आपको बताता हूँ। ये 4th क्वेश्चन का आंसर है कि तीनों में किस किस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हम अपनाते हैं। पेज नंबर 34 पर आ जाए। देखो, सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा है, तो ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लेते हैं। पेज नंबर 36 पर आ जाइए आप, ये पेज नंबर 36। ठीक, यहाँ पर देखें बायोगैस, यहाँ पर बायोगैस लिखा हुआ है, ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है। बायोगैस क्या है? जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर और रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। ठीक है, जैसे ये एक्चुअली पहले होता था, आजकल तो गोबर को इकट्ठा किया जाता है, उसका ढेर लगा दिया जाता है, उसकी खाद बन जाती है, तो हम अपने खेतों में उसको डाल देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोद कर उसमें इन अपशिष्टों को
गोबर को, जो भी कूड़ा कचरा, उसको इकट्ठा किया जाता था और उस गड्ढे को ऊपर से आरसीसी या सीमेंट या जो भी है उससे कवर कर दिया जाता था, फिक्स किया जाता था। ठीक है। और उसमें ऊपर छोटा सा एक, ये गोल आकार का ऊपर छोटा सा एक होल छोड़ दिया जाता था, जिसमें छोटा सा पाइप लगाते थे और उसमें पाइपलाइन मतलब कि नाली लगाई जाती थी। जो गैस इस गड्ढे में इकट्ठी होती है उस पाइप के ज़रिए हम उसको किचन में या जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। ठीक। तो ऐसे बायोगैस तैयार की जाती है। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैस या ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। ये बायोगैस का जो है ऊर्जा का जो बायोगैस स्रोत है, ये कहाँ पे, ये ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाया जाता है। ठीक है। दूसरा है, क्या पूछा है, ग्रामीण के बाद पूछा है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र है। ठीक है। तो जो समुद्र के किनारे पर है, जो समुद्री किनारे का जो एरिया है, वहाँ पर हम ज्वारीय ऊर्जा का यूज़ करते हैं और वहीं से तैयार भी की जाती है। जैसे जो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें हैं तो उनसे टरबाइन को घुमाने का प्रयोग किया जाता है, घुमाने का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा तैयार की जाती है। ठीक है। तो ये कहाँ पे किया जाता है, ये तटीय क्षेत्र में। ठीक। तटीय क्षेत्र में एक और सोर्सेज है, ये पवन ऊर्जा का। पवन ऊर्जा क्या है, तटीय और शुष्क दोनों क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वहाँ स्थित है। ठीक। तो ये वाली जो पवन चक्कियाँ हैं वहाँ पर स्थित हैं जहाँ पे हवाएं तेज़ चलती हैं। ठीक है। तो ये तटीय क्षेत्रों में भी आ जाएगा क्योंकि समुद्र के किनारे पर है और समुद्र के किनारे पर हवाएं जो भी हैं लगातार चलती हैं, तेज़ चलती रहती हैं। तो वहाँ पर भी पवन चक्कियों का निर्माण, वहाँ पर भी पवन चक्कियाँ लगाई हुई हैं ताकि ऊर्जा का निर्माण किया जा सके। दूसरा है तीसरा पॉइंट जो बनता है वह है शुष्क प्रदेश। अब शुष्क प्रदेश का क्या है, देखो एक पॉइंट तो यहीं पर बनता है आपका जो पवन ऊर्जा का है। इसमें आपने देखा कि पवन चक्कियों का इस्तेमाल किया जाता है पर्वत घाटियों में, वहाँ पे और तटीय क्षेत्रों में। पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं और विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। ठीक है। तो ये जो पवन चक्कियाँ हैं ये शुष्क प्रदेश और तटीय प्रदेश दोनों में इस्तेमाल की जाती है, दोनों जगह पर स्थित है ताकि पवन ऊर्जा का निर्माण किया जा सके। ठीक है। और एक है हमारे पास सौर ऊर्जा। अब जहाँ पर शुष्क एरिया है, ठीक है, वहाँ पर हम सौर ऊर्जा के पैनल लगा सकते हैं और इस प्रकार वहाँ से ऊर्जा निर्माण करके हम सप्लाई कर सकते हैं उस एरिया में। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती हैं। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा और सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है।
धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। ठीक है, अब जहाँ पर शुष्क एरिया है वहाँ पे गर्मी तो पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है, तो वहाँ पर ऐसे सौर पैनल लगा के हम ऊर्जा निर्माण कर सकते हैं और वहाँ के उस एरिया को ऊर्जा युक्त बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था। पांचवा क्वेश्चन है कि 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर इसमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से बना सकते हैं। कोई भी 5, 6, 7 जितने भी आपके पास पॉइंट बनते हैं वो बना सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप बना सकते हो कि अगर आप किसी रूम में बैठे हो अपने घर के, ठीक है, और वहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है, आप जो भी काम कर रहे हो या आपको बाहर जाना है, तो वहाँ से आप लाइट और फैन बंद करके जाएं। ठीक है, खाना बनाना है तो आप प्रेशर कुकर में बनाएं ताकि ऊर्जा की बचत की जा सके। और तीसरा पॉइंट लिख लो, अगर आप घर पे अकेले हो, किसी रूम में बैठे हो और फ़ैन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मौसम ठीक है, तो आप खिड़कियाँ और दरवाजे ओपन करके बैठ सकते हो ताकि ताज़ी हवा आती रहे। ठीक है, जहाँ ज़रूरत ना हो बिजली का कम उपयोग करें, फालतू में कोई भी स्विच ऑन ना रहे घर में। ठीक, और बहुत से और पॉइंट आप जितने मर्ज़ी बना लो, आप किसी भी बुक में से पढ़ के बना सकते हो अपने दिमाग से, जो भी आप घर में यूज़ करते हो होता है। ठीक है, कोई मोबाइल चार्ज करना हो आपको, कोई भी बैटरी चार्ज करनी हो, उससे आप ज़्यादा देर तक उसको बिजली पे ना रखें, चार्ज हो गया तो हटाएं जल्दी से। कई बार क्या होता है कि आप फ़ोन को निकाल लेते हो और जो स्विच है वो ऑन ही रहता है, उसको वहाँ से ऑफ़ करें ताकि ऊर्जा की बचत की जा सके। ठीक है, ऐसे आप बहुत से पॉइंट बना सकते हो जितने मर्जी, नो प्रॉब्लम। तो ये अपने आप देख लेना। बाकी कुछ क्वेश्चन MCQ ये देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है। वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, वे असमाप्य होते हैं, उनका वितरण असमान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, वे असमाप्य होते हैं। ठीक है, खनिजों की विशेषता नहीं, ये विशेषता नहीं है। असमाप्य मतलब कि समाप्त होने वाले नहीं है, इसका ये मतलब है, लेकिन जो कि ये गलत है। तो असमाप्य है वो, असमाप्य नहीं समाप्य है, कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का उत्पादक नहीं है। अभ्रक झारखंड भी है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, लेकिन कर्नाटक नहीं है। कर्नाटक में अभ्रक का उत्पादन नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। देश पूछा है, जो कि है चिली। ठीक है, चिली देश है अग्रणी उत्पादक देश। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG जिसको बोलते हैं को संरक्षित नहीं करेगी। पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, प्रेशर कुकर में खाना पकाना, पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना, ये भी ठीक है। खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना, ये इसका आंसर गलत, ये ठीक आंसर है इसका। रसोई घर में ये चीज़ जो ये वाला पॉइंट है ये हमारी ऊर्जा को नहीं बचाएगा, ये तीनों ऊर्जा को बचाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से भी उस 5वें क्वेश्चन का आंसर में लिख सकते हो डालकर। ठीक है, अगर खुली कढ़ाई में आप भोजन बनाते हो तो वहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। बाकी इसमें और भी कुछ बन जाते हैं, अगर आपको क्वेश्चन जो मर्जी अपने पास से भी आप बना सकते हो। जैसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, ठीक है, पूछ लिया जाता है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, कौन, यहाँ पर दिया हुआ है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं।
ईंधन एवं जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, बुक में से पढ़ लेना, इसमें डिटेल में तो काफ़ी दिया हुआ है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं? जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा करता है। तो ये ऊर्जा एक गैर परंपरागत स्रोत है, यहाँ से आप इसको बुक में से पढ़ लेना डिटेल में। तो ये आपका लेसन था भाई, इसमें और भी बहुत कुछ है। देखो लेसन में जो भी है आपको पढ़ने को मिलेगा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ही करवा रहा हूँ जो एनसीईआरटी बुक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए। ठीक है, ऐसे ही तो वीडियो को लंबी जितनी मर्जी बना लो, तो लेकिन मैं आपको सिर्फ वे ही पॉइंट यहाँ पे करवाऊँगा जो लेसन के पीछे दिए गए। ठीक है, तो ये आज का लेसन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन देखेंगे। जय हिंद।